बाउंड्री नहीं होगी। और बाउंड्री या लिमिट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, ये अथॉरिटी का फ़्लो है कि किधर से कौन सा पर्सोनल किस बंदे को अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का फ़्लो देगा। तो बच्चे याद रखिएगा कि बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता। फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता या उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो जो फ्री फॉल फ्लो करती है, उसमें ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती जैसी कि कल आपने पढ़ी डिविजनल स्ट्रक्चर में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में, या फिर दूसरे जितने भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पढ़े मैट्रिक्स वगैरह, वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसमें क्या है कि इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि इंफॉर्मेशन फ्रीली फ़्लो करे और कोई ऐसी अथॉरिटी कमांड को इतना फॉर्मलाइज ना किया जाए। तो इसकी 3 एग्जांपल है आपके कोर्स में, 3 टाइप्स हैं। जी बच्चे, नंबर 1 हॉलो ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 वर्चुअल एंड नंबर 3 मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 टाइप्स बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। हम बारी बारी इनको देखते हैं। नंबर 1 हॉलो ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी जो कि अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करेगी 2 चीज़ों में, नंबर 1 कोर एक्टिविटीज़ एंड नंबर 2 नॉन कोर एक्टिविटीज़। अच्छा, अब कोर एक्टिविटीज़ या नॉन कोर एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट काम, ज़्यादा अहम काम, उनको बोलेंगे हम कोर एक्टिविटीज़, और जो दूसरे होंगे गैर ज़रूरी काम, जो इतने इम्पॉर्टेंट काम नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे नॉन कोर एक्टिविटीज़। अब ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? हॉलो ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि ये जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, ज़्यादा ज़रूरी काम है, ये अपने पास रख लेती है, ये खुद करती है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं ये आगे किसी को आउटसोर्स कर देगी, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बनाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऑडिट फर्म, कंसल्टेंसी फर्म की बात करें, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड भी करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो बच्चे इसमें ऑडिट या अकाउंटेंसी की सर्विसेज ये कोर एक्टिविटीज होंगी। ये तो फर्म खुद करे, ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन खुद करे। वाइल ऑन द अदर हैंड पेरोल की एक्टिविटीज जो हैं, HR से रिलेटेड मामला जो हैं, जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, वो किसी आगे फर्दर कंसल्टेंट को, किसी आगे फर्दर कंसल्टेंसी फर्म को आउटसोर्स कर दे, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करना, और ये हॉलो ऑर्गेनाइजेशन करती है। जी क्लियर है इधर तक? गुड। देन कम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल क्या होता है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस को मिनिमाइज करना। जैसा कि आजकल हम क्लासेस ले रहे हैं तो हमारी मोस्टली वर्चुअल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस को इग्नोर करके अब क्या करती हैं कंपनीज ऐसा करती हैं कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मिनिमाइज करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स पे फोकस करती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट्स पे फोकस करने का मतलब क्या है कि थर्ड पार्टीज पर, जो सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं, जो आपके वेंडर्स हैं और जो आपके कस्टमर्स हैं या जो आपके क्लाइंट्स हैं, इन दोनों पर फोकस करती है और सेंटर में एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है और इन दोनों पार्टीज़ को आपस में यानी कि थर्ड पार्टी के तौर पर काम करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल Draz.pk ने जब पाकिस्तान में काम स्टार्ट किया तो उनका काम क्या था, करंटली भी अभी वो यही कर रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइडर थे, जो लोग चीज़ें बनाते हैं, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास हैं, उनके साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं कि भाई अगर हमारे किसी कस्टमर को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ऑन द टाइम जो भी उनका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करेंगे। वाइल दूसरी साइड पर जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली किससे चीज़ मंगवाते हैं? Draz.pk से। लेकिन याद रखिएगा कि द्राज वाले खुद चीज़ें नहीं बनाते, वो क्या करते हैं कि उनके वेंडर जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं उनके थ्रू चीज़ें
मंगवाते हैं। तो अब होता क्या है, पार्टी नंबर 1 वेंडर्स, पार्टी नंबर 2 कस्टमर्स। अब सेंटर में रोल कौन प्ले कर रहा है, दराज। तो बच्चे ये दराज वाले वेंडर के थ्रू और कस्टमर के थ्रू आपस में काम कर रहे हैं लेकिन खुद चीज़ें नहीं बना रहे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल कंपनी या वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सेकंड एग्जांपल अली बाबा, दुनिया की बड़ी फेमस कंपनी, चाइना से आप काफ़ी चीज़ें मंगवाते हैं, अमेज़ॉन, ईबे, ये सारी कंपनी क्या करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इनका वर्चुअल है, फिजिकल पे फोकस मिनिमाइज है। हाँ, ऐसा नहीं कि इनकी बिल्कुल फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये अपने ऑफिस, एडमिन स्टाफ या बिल्कुल मिनिमम एक्टिविटीज़ अपने पास रखती हैं। जी क्लियर वर्चुअल। देन कम मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर लेकिन उसको उसके कंपोनेंट्स में या मॉड्यूल्स में सब डिवाइड करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट फाइनल खुद करेगी, बनाएगी खुद, उसको जो फाइनल स्टेज है उसको खुद बनाएगी लेकिन उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगी, छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देगी। कुछ मॉड्यूल वो आउटसोर्स भी कर सकती है स्फीयर सर्कमस्टांसिस में। अब गूगल के मोबाइल, गूगल के स्मार्टफोन्स, गूगल नेक्सस एक बड़ा फेमस स्मार्टफोन है, गूगल खुद नहीं बनाता, कुछ पार्ट एलजी से बनवा लिया, कोई चीज़ किसी दूसरी कंपनी से बनवा ली। आईफोन या एप्पल, जो एप्पल का मोबाइल आईफोन जो आपके पास आता है, उसकी भी काफ़ी चीज़ें आउटसोर्स की जाती हैं लेकिन फाइनल प्रोडक्ट की फिनिशिंग जो है वो कंपनी खुद करती है। मींस के उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स पर फोकस करके उसको फाइनल बाद में करती है या फिर उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आउटसोर्स भी करती है और स्फीयर सर्कमस्टांसिस में सारे कंपोनेंट्स आउटसोर्स कर देती है लेकिन फाइनल उसकी जो फिनिशिंग है वो खुद करेगी। जी क्लियर मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, ये असेंबलिंग पर फोकस करती है, सिर्फ असेंबलिंग नहीं करती, ये खुद भी मॉड्यूल्स बना सकती है, खुद भी कंपोनेंट्स उसके बना सकती है और आउटसोर्स भी करेगी लेकिन असेंबलिंग, फाइनल असेंबलिंग ये खुद करेगी। ओके जी। जी बच्चे, इसके बाद एक बड़ा ट्रिकी जो है वो टॉपिक है जिसके ऊपर आपको लास्ट टाइम भी काफ़ी प्रॉब्लम आई। स्केलर चेन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्केलर चेन क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल इन दोनों में थिन लाइन डिफरेंस है, वो आपको समझना जरूरी है। मैं आपका फोकस चाहूंगा इधर। स्केलर चेन जैसा कि नाम से जाहिर है एक चेन होगी। अब चेन में क्या होता है, चेन के जो डिफरेंट पीसीज हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब वो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो तभी चेन बनती है। एग्जैक्टली इसी तरह ये वर्ड भी उसी चीज़ से लिंक्ड है कि स्केलर चेन। अब इधर क्या होगा कि कंपनी की जो लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, हायरार्की जो है जो कंपनी की, वो आपस में कनेक्टेड होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सीनियर बंदा कंपनी में, उसके नीचे उसके डायरेक्टर्स, उसके नीचे मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइज़र, ये आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं। ये जितने भी लेवल हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। और अब इनकी कनेक्टिविटी से क्या होगा, अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे को फ्लो करेगी, इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे को फ्लो करेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज चेन। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जी मैंने इधर 4 लेवल बनाए आपके सामने। नंबर 1 मैनेजर्स जो कंपनी में हायर लेवल पर होंगे, देन असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर एंड लोअर स्टाफ। अब सबसे ज्यादा बड़ी अथॉरिटी किसके पास है, मैनेजर के पास, उससे नीचे असिस्टेंट मैनेजर के पास, देन सुपरवाइजर एंड देन लोअर स्टाफ। अब बच्चे ये क्या है, ये आपस में चेन है, ये आपस में कनेक्टेड है। मैनेजर जो ऑर्डर देंगे वो असिस्टेंट मैनेजर ओबे करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर से सुपरवाइजर, एंड अकॉर्डिंगली ये आपस में इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी फ्रॉम द टॉप मोस्ट अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी।
ये आपस में एक कनेक्टेड चेन है, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर चेन। अब याद रखिएगा फाइनल वर्डिक्ट, स्केलर चेन के ऊपर किस में फोकस किया जाता है? लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। इसमें लेवल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर असिस्टेंट मैनेजर के नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं तो लोगों पर फोकस नहीं किया जाएगा, नंबर ऑफ पीपल पे फोकस नहीं किया जाएगा, लेवल्स ऑफ अथॉरिटी पर फोकस किया जाएगा। जी क्लियर है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है। इंटरनेट आपके एंड पर भी इशू आ सकता है या फिर हमारे एंड पर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई आपको मसला आता भी है तो शाम को या कुछ देर बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर अवेलेबल होगा। अच्छा जी, देन कम स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल में याद रखिएगा कि नंबर ऑफ पीपल, एक पर्सन के नीचे जो काम करेंगे उस पर फोकस किया जाएगा। अब इधर क्या था? इधर लेवल के ऊपर फोकस था। स्पैन ऑफ कंट्रोल में एक बंदे के अंदर, एक मैनेजर के अंडर, असिस्टेंट मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं उस पर फोकस किया जाएगा। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं कहूं तो इस मैनेजर के ऊपर, ये जो मैनेजर है, अगर इसके अंडर 5 असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं तो इस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल इज कंसिस्टेड ऑन 5 पीपल्स। फर्दर इसके नीचे अगर 12 सुपरवाइजर काम कर रहे हैं और इस 12 सुपरवाइजर के अंडर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो हम बड़ा इजीली इन तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं, ये जितनी भी डेजिग्नेशंस हैं, जितने भी पर्सोनल्स हैं, इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल ये 5 लोग, इस असिस्टेंट मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल ये 12 लोग और सुपरवाइजर का ये 100 लोग। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर नंबर ऑफ पीपल पे फोकस किया जाता है, स्केलर चेन के अंदर लेवल ऑफ अथॉरिटीज पे फोकस किया जाता है। जी क्लियर है? अच्छा याद रखिएगा स्पैन ऑफ कंट्रोल वेरी करता है। अगर आपके लोग ज़्यादा स्किल्ड हैं, अगर आपका काम रिपीट है, आपके लोग मोटिवेटेड हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होगा, ज़्यादा होगा। लोग आपकी बात ज़्यादा मानेंगे। ज़्यादा स्किलफुल लोग आपको जब आप ऑर्डर देंगे तो आपको इशू क्रिएट नहीं होगा, चूँकि आपके लोग स्किल्ड होंगे। रिपीट होता है, बार बार काम रिपीट होता है, तो आपने मैनेजमेंट में या कास्टिंग में पढ़ा होगा कि लर्निंग का इम्पैक्ट आता है, तो उनको इशू नहीं होता। लोग मोटिवेटेड हैं, आपके साथ काम करने के लिए मोटिवेटेड हैं, तो भी स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा वाइडर होगा, ज़्यादा वसी होगा। इन तीनों फैक्टर के साथ स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा वसी होता है। जी बुक रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा जी, इसके बाद आता है टॉल ऑर्गेनाइजेशन और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। टॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जैसा कि नाम से जाहिर है, टॉल लंबी, तो ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ अथॉरिटी जो है, हायरार्की, वो ज़्यादा होगी। जैसा कि उसी एग्जाम्पल की कंटिन्यूटी करें तो सबसे ऊपर कौन सी अथॉरिटी आती है? स्ट्रेटेजिक लेवल की, डायरेक्टर्स। जी नोमान, कोई इशू आ रहा है? जी मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, चेयरमैन ही आएगा। वो आपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े हुए हैं, जो आपको कॉर्पोरेट लेवल आपको बताया हुआ है कि सबसे ऊपर चेयरमैन, देन डायरेक्टर्स, देन सीईओ या जीएम, उसके अकॉर्डिंगली वो एग्जैक्टली उसी तरह है। वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूं कि डायरेक्टर्स, देन मैनेजर्स।
अच्छा, अब इसमें क्या है, आपने लेवल देख लिए कि लेवल नीचे को फ्लो कर रहे हैं। अब लेवल नीचे को फ्लो कर रहे हैं तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन टाल है, डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैनेजर काम कर रहे हैं और मैनेजर्स के अंदर असिस्टेंट मैनेजर्स काम कर रहे हैं, इसी तरह सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। तो अब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन टाल है। बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि हम बात करें किसी बिल्डिंग की कि जितनी ज़्यादा स्टोरीज होंगी, एक नॉर्मल घर है सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, अब जितनी ज़्यादा स्टोरीज आप इंक्रीज करते जाएं घर उतना ज़्यादा टाल होता जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह टाल ऑर्गेनाइजेशन में आप जितनी हायरार्कीज इन्वॉल्व करेंगे, जितने लेवल्स इन्वॉल्व करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उतनी टाल होती जाएगी। तो बच्चे दैट इज कॉल्ड एज टाल ऑर्गेनाइजेशन। अब टाल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, स्केलर चेन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अभी आपने पढ़ा कि स्केलर चेन में किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, लेवल्स ऑफ हायरार्की पर। तो जितनी ज़्यादा टाल ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्केलर चेन उतना ज़्यादा होता जाएगा, वाइल उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कम होगा, वो मिनिमम होगा। टाल ऑर्गेनाइजेशन में याद रखिएगा कि स्केलर चेन ज़्यादा होगा और स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा। इसके बिल्कुल अपोजिट फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि ये लेवल्स जो हैं ये कम होंगे। अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, इसके नीचे सिंपल कुछ भी नहीं और वर्कर्स हैं। अगर हम बीच वाले ये दो लेवल या इसमें मजीद अगर एक दो लेवल हैं ये ख़त्म कर दें, या अगर डायरेक्टर्स भी इधर ख़त्म कर दें, मैनेजर्स हैं और मैनेजर के अंडर वर्कर का काम कर रहे हैं, तो आपने देखा कि स्टोरीज जो हैं एक बिल्डिंग की या हायरार्की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो ख़त्म हो गई, वो निकाल दी गई। तो अब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट हो गई। काम तो सारे वही होंगे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन अब जो अथॉरिटी है या जो ऑर्डर है डायरेक्टली सिर्फ एक ही हायरार्की से नीचे फ्लो करेगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। इधर क्या था, टाल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स ने ऑर्डर दिया मैनेजर्स को, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन सुपरवाइजर, तब नीचे वर्कर्स तक पहुंचा। अब इधर क्या है, मैनेजर से डायरेक्ट वर्कर्स तक पहुंच रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज फ्लैट। तो अब इधर क्या होगा, बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो स्केलर चेन है वो कम हो जाएगी, वाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। इसकी लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैनेजर्स हैं तो मैनेजर्स के नीचे वर्कर हैं सारे, तो नंबर ऑफ पीपल्स सारे डायरेक्टली मैनेजर्स के नीचे आ रहे हैं, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा लोगों पर है। क्योंकि हम स्पैन ऑफ कंट्रोल में नंबर ऑफ पीपल्स पर फोकस करते हैं, तो हायरार्की का लेवल कम है, यानी कि स्केलर चेन सिर्फ एक ही हायरार्की से दूसरी हायरार्की पर ऑर्डर दिया जा रहा है, दैट्स वाई स्केलर चेन जो है वो कम हो जाएगी, वाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा। एंड टाल ऑर्गेनाइजेशन में इसके बिल्कुल अपोजिट है। जी एनी क्वेश्चन? जी क्लियर है? शवेज आपको क्लियर है? जी जी, नुमान शवेज जल्दी लें इसको, ज़रा 30 सेकंड्स लें और देखें स्क्रीन को, अगर कोई इशू आ रहा है तो मेरे साथ डिस्कस करें। अच्छा जी, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये मिलता जुलता है, पीछे जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी उससे कुछ मिलता जुलता है। ऑफशोरिंग में क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट या कोई फंक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो मूव कर दिया जाता है किसी दूसरी कंट्री में। अब दूसरी कंट्री में मूव करने का मकसद क्या है, क्या आपकी अपनी कंट्री में वो काम नहीं हो रहा? तो याद रखिएगा कि इधर लॉजिक जो है या रीज़न जो है या ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कास्ट को मिनिमाइज़ करना। कास्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई फंक्शन किसी दूसरी कंट्री में मूव करने को कहते हैं ऑफशोरिंग। इसकी एग्जांपल जैसे कि नोकिया ने लास्ट टाइम जब नोकिया अपनी पीक पर थी तो उसने अपना प्रोडक्शन का सेटअप सारा चाइना में शिफ्ट किया। अभी करंटली एप्पल के बहुत सारे मोबाइल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना में। रीज़न चाइना में आपकी प्रोडक्शन चीपर है एज़ कंपेयर टू फिनलैंड, हंगरी या फिर अमेरिका में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज, बहुत सारी कॉल सेंटर्स, उन्होंने अपने हेड ऑफिस तो अपनी जो ओरिजिन कंट्रीज़ हैं उधर रखे, लेकिन अपने सारे सेटअप इंडिया में मूव कर दिए या दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर दिए जहां पर लेबर या वर्क फोर्स बहुत चीपर है। अब ऑफशोरिंग का मकसद क्या है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। अपने मेन फंक्शंस, अपने मेन काम या हेड ऑफिस आप किसी उसी कंट्री में रखें जिधर आप एग्जिस्ट करते हैं, जिधर का आपका ओरिजिन है, वाइल आप कोई डिपार्टमेंट या कोई फंक्शन किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दें और आपका लॉजिक या ऑब्जेक्टिव क्या हो कि आपने कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, पैसे बचाने हैं। दैट इज कॉल्ड एज ऑफशोरिंग। अच्छा जी, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट शेयर्ड सर्विस अप्रोच का। अब शेयर्ड सर्विस अप्रोच जैसा कि नाम से जाहिर है किसी चीज़ को शेयर करना, किसी सर्विस को शेयर करना। तो अब किस सर्विस को शेयर करना और इसका मकसद क्या है? अब ऐसा है कि अगर किसी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, हर डिपार्टमेंट का आगे से अपना सब डिपार्टमेंट या सब फंक्शन हो। हम इस एग्जांपल को एक आईटी की एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो डेफिनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स होंगे, उन्होंने अपने आईटी वाले रख लिए। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो ईआरपी सिस्टम आपको उधर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर स्टोर है स्टोर में भी आपका ईआरपी, मार्केटिंग, सेल्स, आपके जितने डिपार्टमेंट या जितने भी फंक्शंस हैं आप सबके पास कंप्यूटर, लैपटॉप्स होंगे, ईआरपी सिस्टम आपके पास होंगे। तो अब सब डिपार्टमेंट अपने अपने आईटी वाले पर्सोनल्स रखना स्टार्ट कर दें, अपने अपने बंदे रखना स्टार्ट कर दें, तो इस चीज़ से क्या होगा कि कंपनी की कास्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आईटी को हैंडल करने के लिए, सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा कास्ट उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस काम को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एक कॉमन डिपार्टमेंट बना देती है आईटी का। अब आईटी का कॉमन डिपार्टमेंट बनाने से क्या होगा, आपके जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, ये सारे डिपार्टमेंट अपने अपने बंदे नहीं रखेंगे, अपने अपने सब डिपार्टमेंट्स आईटी वाले नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। जब भी इनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये जो सेंट्रलाइज्ड जो आपका डिपार्टमेंट होगा या आपका जो शेयर्ड आईटी डिपार्टमेंट होगा उसके साथ कांटेक्ट करेंगे और ये डिपार्टमेंट आके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। तो ऐसा करने से आपकी कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है और इस चीज़ को हम कहते हैं शेयर्ड सर्विस अप्रोच। जी क्लियर है ये भी? जी जी मैं एग्जांपल दे देता हूं। अच्छा जी, शेयर्ड सर्विस अप्रोच में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसको शेयर किया जाए, एक ऐसी चीज़ जिसको सारी कंपनी, सारी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करे। अब इस एग्जांपल को मैंने आईटी से आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल ये देते हैं कि अगर आपको अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आपकी कंपनी की लोकेशन डिफरेंट जगह पर है, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको अपने अपने लोग रखना पड़ जाए। आपका जो प्रोडक्शन का एरिया है, आपके जो फाइनेंस का या एडमिन ब्लॉक है, ये दोनों सेपरेट हैं। प्रोडक्शन एक अलग जगह पर हो रही होती है, वाइल एडमिन का जो ब्लॉक होता है वो दूसरी जगह पर होता है। ये दोनों अलग जगह पर हैं और दोनों जो हैं उन्होंने अपनी अपनी सिक्योरिटी रखे हों, अपने अपने लोग रखे हों सिक्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा सैलरीज पे करना पड़ेंगी। जो प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने जो 5-7 बंदे रखे होंगे उनकी सैलरीज अलहदा पे करना पड़ेंगी। अल्टीमेटली सैलरी की पेमेंट तो कंपनी ने करनी है, वाइल जो दूसरे हैं एडमिन ब्लॉक, उनकी पेमेंट अलहदा करनी पड़ेगी सैलरीज की। तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनी क्या करे कि एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ कांटेक्ट कर ले
और या फिर अपना एक सेंट्रलाइज्ड एक डिपार्टमेंट बना ले कि भाई ये हमारे 5 लोग होंगे जिन्होंने पूरी कंपनी को सिक्योर करना है, और वो प्रोडक्शन वालों को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और एडमिन वालों की जो एडमिन ब्लॉक है उसको भी सिक्योर करें। तो अब इस चीज़ से क्या हुआ कि वो जो कॉमन डिपार्टमेंट बना दिया गया सिक्योरिटी का, उसको सारी कंपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही है, और जो सेपरेट बर्डन था सैलरीज की पेमेंट का वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। इस चीज़ को कहते हैं शेयर्ड सर्विस अप्रोच। जी क्लियर है? गुड। अच्छा जी, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके ऊपर मैंने एक वर्ड लिखा है ओनरशिप। इसको एक दूसरी टर्म में आप सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। अब सेपरेशन नाम से जाहिर है कि दोनों चीज़ों का सेपरेट होना। अगर तो डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं ये सेपरेट होंगे, वाइल कंपनी की जो ओनर्स हैं ये सेपरेट होंगे। दोनों चीज़ें सेपरेट करने को, अलग-अलग करने को कहते हैं सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। अब ये किधर होगा? बड़ी कंपनीज में, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिनके काम बहुत ज़्यादा हैं, उनके ओनर्स या जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपके डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे, तो ये अलहदा होंगे। वाइल जो आगे डायरेक्टर्स हैं वो आगे मैनेजर्स को सिलेक्ट करेंगे, ये अलहदा होंगे। तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ओनरशिप अलहदा है, मलकियत अलहदा है, मालिक अलहदा लोग हैं, वो खुद काम नहीं कर रहे, उनका काम सिर्फ मलकियत की हद तक है, वाइल उन्होंने आगे से लोग रखे हुए हैं काम करने के लिए, और जो काम करने वाले वर्कर्स हैं आपके या जो आपके मैनेजर्स हैं वो सेपरेट हैं। इन दोनों चीज़ों को अलहदा करने को कहते हैं सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। और अगर आप इसको सब डिवाइड करें, मज़ीद नीचे लेकर आएँ, तो जो ओनर्स ने डायरेक्टर रखे हुए हैं, अब डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कौन करता है? आपके शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने आपके डायरेक्टर को सिलेक्ट किया। अब डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे? आगे से मैनेजर्स इलेक्ट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। जी क्लियर है ये पॉइंट? गुड। अच्छा जी, अब हमारा जो है आज के लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और इंशाअल्लाह उसके बाद हमारी कल मुलाकात होगी। अब सेंट्रलाइज्ड बच्चे दो कॉन्सेप्ट हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट ACCA में आपको इनके साथ वास्ता पड़ेगा, आपको समझने पड़ेंगे, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हम आज इसको डिस्कस करते हैं, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हम इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका आइडिया आप आज लेते चलें कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेंटर से काम होना। जैसे कि अगर ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जो सर्कल है इसको कंसिडर करें कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके मिड में ये जो मैंने मार्क लगाया है, इसको ये क्या बनेगा? सेंटर। तो अगर सेंटर से किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जा रहा हो, उधर से अथॉरिटीज़ जो हैं वो ऑर्डर दे रहे हों आपको, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, और आप जो उन ऑर्डर्स को ओबे करें, मींस सेंटर मींस हेड ऑफिस या सेंटर जो है उधर से अगर आपको कंट्रोल किया जा रहा है, तो दैट कंपनी, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको मेन ऑफिस, हेड ऑफिस से कंट्रोल किया जा रहा है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है डिसीजन मेकिंग की, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आपको सारी चीज़ें ओबे करनी पड़ती हैं जो आपको हेड ऑफिस से ऑर्डर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको हेड ऑफिस डिसीजन मेकिंग की पावर दे दे, वो बोले आपको कि भाई आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन कर सकते हो, या आपको लेवल्स दे दिए जाएं कि भाई 50,000 तक आपकी लिमिट है, 50,000 तक जितने भी डिसीजन हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, हमसे ना पूछिएगा, या फिर दूसरा किसी भी किस्म की आपको अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी जाए, यानी कि आपको छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए या बड़े इश्यूज़ के लिए आपको हेड ऑफिस में कांटेक्ट ना करना पड़े,
आपके पास पावर हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वो जिसमें डिसीजन मेकिंग हेड ऑफिस से होती है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिसीजन मेकिंग आपको दी जाती है और आप अपने डिसीजंस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और इसके साथ ये है जी, इसको ज़रा टीम ऑफ कर दीजिएगा। इसके साथ ये है कि आपने बुक रीडिंग को अपनी हैबिट बनाना है। बुक रीडिंग के बगैर आप जो है ACCA का ये वाला पेपर पास नहीं कर सकते। आपने इधर रिवीजन की, इसकी बुक रीडिंग करें और उसके साथ प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करें। अब प्रैक्टिस कौन सी करनी है? प्रैक्टिस वो वाली करनी है अभी जो आपकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के सेंटर में आएंगी, या फिर आपकी बुक के लास्ट पे जो क्वेश्चन है ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको 2-3 चीज़ों पर बड़ा फोकस किया था कि थ्योरी के सब्जेक्ट में कभी भी आप सिर्फ रीडिंग से पास नहीं हो सकते। लेक्चर आपको बड़ा अच्छा समझ आया, आपने कहा जी मुझे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब मैं ये पेपर पास कर दूंगा। बच्चे याद रखिएगा कि कभी भी आप इस तरह पास नहीं करेंगे। प्रैक्टिस लाजमी कीजिए, घर जाके पढ़िए। क्वेश्चन बैंक जो आपके पास अवेलेबल है उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना लाइफ आपके लिए इजी हो जाएगी और उतना आपका पेपर इजीली पास होगा। सो लास्ट टाइम की तरह नहीं करना। जितने भी मॉक्स हैं, जितने भी आपके टेस्ट होंगे, जो भी आपको टीचर इंस्ट्रक्शन देता है उस पर लाजमी फोकस कीजिए और थ्योरी के सब्जेक्ट में प्रैक्टिस लाजमी करें। इंशाल्लाह आपके साथ कल मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन तो नहीं?